अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो जेके बोस है सीबीएसई से जो पेपर्स आ रहे हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेबल रहते हैं, थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन आते हैं लेकिन सेम आते हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो चांसेस हैं 4-5 क्वेश्चन इस साल भी इन क्वेश्चन में से आ सकते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन हैं ये मेनली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपके 4 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे तो आपके 20 या 25 मार्क्स पास मार्क्स जो होते हैं आपके वो इन्हीं में से निकल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, नोट डाउन करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग भी बताऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगे कि इसको समझाना भी है तो आप वो क्वेश्चन समझ लेना। फिर अगर आप एग्जाम में जाओगे वहां पर आप अपने दिमाग में अगर थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा तो आप अपने वर्ड्स में भी वहां पर लिख सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। यहाँ पर हमें बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है और ये हमारे आज की जो दुनिया है 21st सेंचुरी है इसमें ये ज़रूरत क्यों होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एसेट है या कोई चीज़ है जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आज हम प्रेजेंट जनरेशन आज चल रही है ये उस तरह से यूज़ करें उन रॉ मटेरियल्स को कि जो फ्यूचर जनरेशन हमारी आएंगे उनको फिर उन चीज़ों की नीड ना पड़े। उनको ज़रूरत, हर किसी जनरेशन को ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल्स की। अगर हम उन रॉ मटेरियल्स को ख़त्म करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ईवीएस में आती हैं, अगर वो चीज़ें हम करेंगे तो ये होगा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्टर्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व देम। यहाँ पर हमें बताना है कि फॉरेस्टर्स का क्या रोल रहता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में और क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे कि उसको कंजर्व करने के लिए। जो फॉरेस्टर्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉरेस्टर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एज दे प्रोवाइड ए हैबिटेट फॉर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। यहाँ पर जो फॉरेस्टर्स होते हैं ये आपको खुद भी पता है कि फॉरेस्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। जानवरों या प्लांट्स या एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं फॉरेस्टर्स। अगर फॉरेस्टर्स नहीं होंगे तो जो हमारी ज़मीन होगी वो बंजर हो जाएगी और बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप अपने दिमाग से भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हो इसमें। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑलमोस्ट 80 to 100 वर्ड्स इसमें लिखने हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वेरियस इकोसिस्टम एंड सजेस्ट मेजर टू मिटिगेट इट। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है क्लाइमेट चेंज से। जो इकोसिस्टम होता है और जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एनिमल्स है, ह्यूमन्स हैं और प्लांट्स हैं, उन पे क्या असर पड़ता है अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। टेम्परेचर राइज होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल राइज होता है और जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें लॉस हो जाता है। यही सब कुछ आपको लिखना है इसमें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक industrialization, urbanization and transportation affect the environment and what steps can be taken to reduce this impact। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization एंड ट्रांसपोर्ट इफेक्ट द एनवायरमेंट। यहाँ पर जो हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इंसान एक्टिविटीज़ करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं, नई नई फैक्ट्रीज बन जाती हैं। जो urbanization इन द सेंस जो सिटीज़ में ज़्यादा भीड़ होती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट जो गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं आजकल के प्रेजेंट में, इतनी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे और हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो। जो गाड़ियाँ हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें ऐसा कोई केमिकल यूज़ करना चाहिए जो हार्मफुल ना हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ऐसे ही जो अर्बनाइजेशन कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे घर बनाने चाहिए जिसमें ज़्यादा लकड़ी यूज़ ना हो और जो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। यही सब चीज़ें आप इसमें लिखोगे तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट।
यहाँ पर आपको बताने हैं कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो उससे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हमारी लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ पे, और ये जो वाटर पोल्यूशन है उसको बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। लाइक यहाँ पर आपको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं हम। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको पानी में नहीं डालना है, लाइक एग्रीकल्चर, सीवेज डिस्पोजल एंड ऑयल स्पिल्स, ये सब चीज़ें अगर हम वाटर में नहीं डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पर हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है इकोलॉजिकल बैलेंस में। लाइक यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आंसर दिया है, अगर आपको लगे वहाँ पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर हमें बताना है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, यहाँ पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी में 1 मिनट fossil fuels security create and however the development and implementation of renewable energy projects such as cost intermittency, land use conflicts. To promote the use of renewable energy, government policies need to provide incentives, subsidies and regulatory support. यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, लाइक कौन कौन सी, जैसे हम रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर हम देखेंगे जो पेपर्स होते हैं अगर हम उनको रिसाइकल करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसी को हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। वो अगर हम उसका क्या रोल रहता है, लाइक ये क्वेश्चन क्या है, उसका क्या रोल रहता है जो कार्बन इमिशंस और क्लाइमेट चेंज होता है उसको कम करने में, यही आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। लाइक अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, लाइक जो एनर्जी रिन्यू हो सकती हैं, जो ख़त्म नहीं होगी, लाइक उसमें क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सब चीज़ें आती हैं ये इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, ये आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट। यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइक जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, लाइक आज अगर हम देखेंगे करंट में 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है इंसानों की, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लाइक कुछ इन्वायरमेंट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इससे, जैसे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, ज़्यादा जो ये इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। तो अगर जितना ज़्यादा कम लोग होंगे उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड इट इज़ रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, एनवायरमेंटल एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। यहाँ पर एनवायरमेंट एथिकल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, लाइक यहाँ पर ये एनवायरमेंटल एथिक्स हैं, ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक जो हमें इंसानों को गाइड करता है कि हमें एनवायरमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। इसी का रिलीवेंस बताना है आपको टुडेज वर्ल्ड, लाइक जो आज का वर्ल्ड है, लाइक कैसे हम एनवायरमेंट को ऐसे सुधार रहे हैं, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, लाइक जो सोलर एनर्जी आज ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज़ हो रही हैं, विंड एनर्जी यूज़ हो रही हैं, और सनलाइट एनर्जी यूज़ हो रही हैं। ये सब चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स में। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स बताने हैं पोल्यूशन के, लाइक नॉइज पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, यही आपको बताने हैं और इनका क्या इंपैक्ट रहता है एनवायरमेंट रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। लाइक एयर पोल्यूशन, जैसे पहले था वाटर पोल्यूशन, अब था एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट रहता है ह्यूमन हेल्थ पे, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनजीओज क्या करते हैं, एनजीओज का क्या रोल रहता है जो हमारी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में। एनजीओज प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंज एंड इंप्लीमेंटिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर जो एनजीओज होते हैं इनका क्या क्या काम रहता है, लाइक ये सबसे पहले अवेयरनेस फैलाते हैं, लाइक लोगों को बताते हैं कि इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट्स हैं ये कैसे होते हैं और हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। लाइक दूसरी चीज़ क्या होता है, ये पॉलिसी चेंजेस करते हैं और कंजर्वेशन
कंजर्वेशन प्रोग्राम्स करते हैं। NGOs ऑल्सो प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी इन्वायरमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर NGOs का और एक काम रहता है लाइक ये कम्युनिटी एक अपनी क्रिएट करते हैं जिस इन्वायरमेंट है वो बेटर बन जाता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो कि है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। लाइक पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना है और इसका क्या इंप्लीमेंट होता है इंडिया में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ए ग्रीन इकोनॉमी इज इकोनॉमिक सिस्टम दैट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स इन ए सस्टेनेबल मैनर। लाइक ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, लाइक जैसे अगर इंडिया में हम देखेंगे तो ग्रीन इकोनॉमी ये हो सकती हैं कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करें कि वो ज़्यादा जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। लाइक वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे ज़्यादा, और जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो ये हैं सोशली कम्युनिटीज़ जो हैं उनको अवेयर करें कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। यही होता है ग्रीन इकोनॉमी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो कि है हाउ कैन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल कैन बी इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ टू रिड्यूस वेस्ट। लाइक यहाँ पर RRR होता है। लाइक यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, लाइक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन RRR, उसका क्या मीनिंग होता है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। लाइक ये EVS में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कंसेप्ट, इसको आप अच्छे से याद रखना। लाइक R मतलब रिड्यूस, R मतलब रीयूज एंड R मतलब रिसाइकल। ये वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेली लाइफ में तो जो हमारा वेस्ट है वो रिड्यूस कैसे हो सकता है। ये आप खुद भी अपने दिमाग से लिख सकते हो। लाइक पहले हम रिड्यूस लाइक जो मटेरियल नेचुरल रिसोर्स हैं उनको कम यूज़ करेंगे। दूसरा होता है रीयूज इन द सेंस की जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको फिर दोबारा से यूज़ करेंगे, लाइक रिसाइकल करेंगे। लाइक रीयूज मतलब कि अगर हमने एक बार कोई चीज़ यूज़ किया फिर दो बार या 3 बार उस चीज़ को यूज़ करेंगे। रिसाइकल मतलब एक बार जब हमने यूज़ किया किसी चीज़ को फिर उसको रिसाइकल करेंगे, फिर दोबारा कोई और बंदा उसे यूज़ करेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो कि है व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। लाइक यहाँ पर भी गवर्नमेंट का रोल बताना है आपको कि वो क्या क्या रोल अदा करता है जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रमोशन होता है कि इन्वायरमेंट को साफ रखना है, इसमें क्या रोल रहता है गवर्नमेंट को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो कि है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इट इज रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बताना है कि उसका क्या क्या फीचर्स रहते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो कि है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन ऑन मैरीन लाइफ एंड इट्स इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। लाइक यहाँ पर आपको बताना है जो ओशन में जो ये होते हैं एसिडिफिकेशन, लाइक एसिडिफिकेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन pH लेवल ऑफ सी वाटर। लाइक एसिडिफिकेशन क्या होता है, जो pH लेवल होता है वाटर का वो डिक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है जो मछलियाँ होती हैं या जो ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। लाइक उनका कैंसर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है उन एनिमल्स का, वो मर जाते हैं। तो यही आपको बताना है कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या इम्पैक्ट डालता है मैरीन लाइफ पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो कि है व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल देम। लाइक डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जो ज़मीन है वो बंजर बन जाएगा फिर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ये होता है कि लैंड स्लाइड्स होना, यही सब कुछ। और दूसरा चीज़ क्या होता है जो वो होते हैं ना ज़मीन में जो ये बून्स बन जाते हैं, लाइक कि ऐसा ज़मीन बन जाना उसमें कुछ फिर हम उगा नहीं सकते, उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। यही आपको बताना है कि ये कैसे होता है और हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसको हम बचा सकेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है कि इसका क्या असर रहता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ई वेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ई वेस्ट मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है या कोई और चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको हम डालेंगे ज़मीन में या ऐसे कुछ, उसी को बोलते हैं हम ई वेस्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड इट इज रिलेवेंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल ये फुटप्रिंट्स क्या होता है, इज ए मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। यहाँ पर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इस हिसाब से देख सकते हैं लाइक कि जो इंसान जो काम कर रहे हैं, लाइक किस हिसाब से किस जो पाथ हैं किस पाथ पे चल रहे हैं, लाइक पाथ इन द सेंस कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो कि है व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताना है कि इसके कॉजेज क्या रहते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं। लाइक डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हम अपने जो जंगल होते हैं उनको काट देते हैं और उनमें फिर से पेड़ नहीं उगते हैं, तो उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो कि है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि प्लास्टिक इवोल्यूशन इन द सेंस जो हम प्लास्टिक डालते हैं ज़मीन में वो जल्दी से जो होता है वो मतलब क्या होता है कि जो प्लास्टिक
अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो वो जल्दी से डेड नहीं हो जाएगा। लाइक अगर हम कोई और चीज़ डालेंगे ज़मीन में तो वो जल्दी से उसको क्या बोलते हैं, डिग्रेड होना। लाइक अगर हम कोई मटेरियल अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो वो उस शेप में नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं, अगर हम आज डालेंगे कोई प्लास्टिक उस ज़मीन की जगह, तो अगर हम 40 साल भी उसे देखेंगे तो वो वैसा क्या वैसा ही होगा। तो यही होता है प्लास्टिक पोल्यूशन, और आपको बताना है कि इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इससे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ, जो कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स एंड इट्स रिलेवेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन फुटप्रिंट होता है, दूसरा होता है कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पर आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ये टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो यहाँ पर जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, और जो सनलाइट आती है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज वो फिर ज़मीन पे आती हैं। यही सब मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है, ये आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ, जो कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। लाइक यहाँ पर आपको बताने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं अगर हम जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में उसको हम सस्टेन कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ, जो कि है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड द स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट इट। यहाँ पर आपको बताना है कि वाटर रिसोर्स होते हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट। लाइक यहाँ पर आपको बताने हैं कि क्या क्या कॉजेज रहते हैं सॉइल इरोजन के, और हम क्या क्या कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको बताना है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का जो कंसेप्ट होता है उसी को आपको डिस्क्राइब करना है, और इसका क्या रिलीवेंस रहता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने में। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।